नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम पेपर 1 जो है आज कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 1 का भाग 7 करेंगे। और आज जो हमारा आज का विषय है वो है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। इससे पहले हमने जो है शिक्षक केंद्रित विधियाँ पढ़ी हैं, पद्धतियाँ पढ़ाने की। और साथ में जो है अधिगमकर्ता यानी कि जो विद्यार्थी होता है उसको केंद्र में रखकर जो हमने पद्धतियाँ पढ़ी हैं वो 2 हमारी थी। आज हम 2 और पढ़ेंगे, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। वो जो हमारी दोनों पद्धतियाँ पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं हमने विद्यालय स्तर पर। लेकिन जो हमारी ये ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ हैं ये हमारी उच्च स्तर तक जाती हैं, जिसमें कॉलेज, जिसमें पीजी स्नातक की बात करते हैं, हम स्नातकोत्तर की बात करते हैं और स्कूल की भी बात करते हैं। तो ये बड़े जो है लेवल की बात भी हम आज करेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ में। जबकि हम जो शिक्षक केंद्रित जो हमने पढ़ा है उसमें वो हमने जो है एक कह सकते हैं ना, बेसिक आधार पर हमने पढ़ा है कि स्कूल में शिक्षक आधारित जो पद्धतियाँ होती है वो कौन सी होती हैं और जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ हैं वो कौन सी होती हैं। ऑफलाइन शब्द से आपको पता चल रहा है, जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे व्हाट्सअप हम चलाते हैं तो कहते हैं कि ऑनलाइन है हम, तो हमने इंटरनेट का प्रयोग उस टाइम कर रहे होते हैं जब हम ऑनलाइन होते हैं। लेकिन जब हम ऑफलाइन होते हैं तब इंटरनेट का प्रयोग हम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ आज हम पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन पद्धति की जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो होती है वो कई संचार मोड का उपयोग करती है, जिससे कि शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो दोनों जो है आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। पहले हम ऑनलाइन की लर्निंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पद्धति की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों को एक कक्षा में भाग लेने के बिना भी एक कोर्स लेने की अनुमति देता है। ऑनलाइन प्रणाली जो होती है हमारी, मतलब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही इंटरनेट का प्रयोग करके ऑनलाइन पद्धति द्वारा पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो होती है वो कई संचार मोड का उपयोग करके शिक्षकों और छात्रों दोनों को विचारों का और जानकारी का आदान प्रदान करने दुनिया भर में कहीं भी काम करने की अनुमति देती है। ऑनलाइन शिक्षा में आपको ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में बैठना है, आप कहीं भी अपने घर में किसी कमरे में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। किसी आप कहते हैं जो कंप्यूटर्स का कैफ़े होता है वहाँ जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, या आपको कोई भी कार्य अपना करते हुए भी अपना ऑनलाइन जो है शिक्षा प्रणाली में अपने पढ़ सकते हैं। तो फिर ई लर्निंग जो होता है वो भी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ही। ई लर्निंग जो होता है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड शब्द है। ई लर्निंग जो है वो दूरस्थ शिक्षा का एक रूप है, जहाँ शिक्षक के पाठ ट्यूटर की भूमिका कम होती है। यानी कि शिक्षक जो है वो एक ट्यूटर की भांति ही होता है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी कम कम होती है। हम जो जो पढ़ने वाला है वो ज़्यादा उसमें भूमिका निभाता है। अब ऑनलाइन शिक्षा के जो है हमारे लाभ कौन कौन से हैं। पहला तो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ये जो ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर आधारित कहते हैं हम, एक कंप्यूटर आधारित जो है हमें परीक्षण प्रदान करती है और वैकल्पिक शिक्षा और विचारों को बढ़ावा देती है। अभी हम पहले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये छात्रों को, शिक्षकों को, माता पिता, पूर्व छात्र जो होते हैं, कार्यकर्ता हो चाहे संस्थान हो, उसमें सांख्यिकीय प्रतिक्रिया द्वारा निरंतर सुधार के बीच सहयोग से प्रोत्साहित भी करता है ये। और ऑनलाइन शिक्षा जो होती है वो छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों और विश्वविद्यालयों के मापने और रैंक करने और छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सतत ग्रेडिंग प्रणाली भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जितने सारे काम हैं उससे हम कह सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से। दूसरा है हमारा सुलभता में सुधार। ऑनलाइन और जो पद्धति होती है वो कहीं भी किसी भी समय जो है सुलभ है। इसमें पुस्तकों की ज़रूरत नहीं होती है, या हम अन्य संसाधन कह सकते हैं। व्याख्यान है, जो वक्ताओं के वीडियो है वो सब जो है इसमें आती हैं। आप पुस्तकें भी इसमें होती हैं, लेकिन वो ई पुस्तकें होती हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं पुस्तकें। और ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा फैलाने के लिए जो है बहुत ही अच्छा साधन है ये हमारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। उदाहरण के लिए उन लोगों के लिए 24/7 यानी कि पूरे दिन जो है स्कूली शिक्षा, जो दिन के दौरान नियमित स्कूलों में भाग नहीं ले सकते हैं, वो भी इसके द्वारा जो है लाभ ले सकते हैं। तीसरा है शिक्षा की कम लागत। इसमें जो है इतनी लागत नहीं लगती जितने कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपको वहाँ काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में तो मोटी मोटी फीस भी भरनी पड़ती है, लेकिन इसमें कम लागत पर ही आपको सेवाएं मिल जाती हैं। और ये है खुद को सीखने वाली जो प्रक्रिया है वो इसमें इस्तेमाल होती है। सामुदायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और कम कीमत पर सामान्य आधारभूत संरचना प्रदान करती है ताकि सारे जो है इसका लाभ ले सके।
और यह शिक्षकों, स्कूलों और परीक्षा बोर्डों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने और कम लागत पर परीक्षा आयोजित करने और मूल्यांकन करने के लिए उपकरण भी प्रदान करती है ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हमारी। और ये भविष्य के खर्च पर रिटर्न और मार्गदर्शन के माप की अंतर्दृष्टि भी देता है, यानी कि इसमें हमें पूरी तरह से इसमें कम लागत लगती है कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेके पढ़ने के, अगर हम तुलना करते हैं तो। आगे देखते हैं सामाजिक जो फ़ायदा है इसका क्या है। ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो है किसी भी समय कहीं भी जो है उपलब्ध होती है। एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण उन्हें रोक रहे हैं, तो घर से ऑनलाइन सीखना लड़कियों के लिए जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए दरवाजे खोलता है, यानी कि सामाजिक अगर कोई भी ऐसा कारण बनता है जिससे कि पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसे कि कई लोग जो है लड़कियों को रोक लगाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो घर बैठे भी यह इसका लाभ ले सकती हैं। यह वयस्कों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम और आत्म शिक्षण सीखने को भी बढ़ावा देता है। यह सांस्कृतिक रूप से विविध भारत को एक आम सीखने के मंच पर लाने में भी मदद करता है, जो सभी भाषाओं में पेश किया जाता है। और प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण वातावरण जो होता है वो छात्रों को सोचने के उच्च स्तर की ओर लेकर जाता है, ताकि छात्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी करें। और ये व्यक्तिगत मतभेदों को भी समायोजित करता है, क्योंकि जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपसी जो आपका व्यवहार तो है नहीं, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई मतभेद वगैरह भी इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार से इसके कई अपने सामाजिक फायदे भी हैं। फिर आता है प्रशिक्षकों के लिए अवसर। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो होता है शिक्षकों की अधिक छात्रों से अधिक भागीदारी होती है, और वे तकनीक का उपयोग कर नई शिक्षण तकनीकों के साथ प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और जो आपके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और आमने सामने पाठ्यक्रमों के लिए काम करते हैं। यह उन छात्रों तक पहुंचने में भी सक्षम होता है जो अन्यथा अपने पाठ्यक्रम नहीं ले सकते हैं, उनके लिए बात हो रही है। और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में छात्रों की विविधता ऑनलाइन शिक्षण के सबसे पुरस्कृत पहलुओं में से एक हो सकती है। और ऑनलाइन शिक्षण जो होता है बहुत ही लचीला होता है और बहुत ही सुविधाजनक होता है, और कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है जहां आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और अधिकांश जो ऑनलाइन प्रशिक्षक होते हैं जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, वे कक्षा में जो कुछ करते हैं उसके बारे में जागरूकता के कारण वे सामान्य रूप से बेहतर शिक्षक जो होते हैं बन जाते हैं। जैसे डेली में जो शिक्षक आपको कक्षा में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा जो हमारा कह सकते हैं ना एक जैसे कक्षा में आप स्कूल में जाएंगे तो आपको एक शिक्षक मिलता है 40 विद्यार्थियों के ऊपर या 30 विद्यार्थियों के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में आपको क्या होता है कि एक कक्षा जो अध्यापक होता है वो एक को पढ़ा रहा होता है, तो इसमें जो है टीचर स्टूडेंट की जो रेशियो होती है वो कम होती है, तो काफ़ी अच्छा इसमें पढ़ाई हो जाती है। फिर अगला है छात्रों के लिए अवसर। अगला जो इसका फायदा है यह उन्हें सीखने पर नियंत्रण देता है और प्रशिक्षक और अन्य छात्रों के साथ बढ़ती बातचीत जो है प्रदान करता है। ऑनलाइन शिक्षा जो है वो सुविधाजनक भी है, लचीली है, मैंने आपको बता दिया है, विशेष रूप से गैर पारंपरिक छात्रों के लिए, नौकरियों, परिवारों आदियों के लिए। और छात्रों को कहीं भी जैसे ड्राइव करके जाना कॉलेज में और फिर पार्किंग ढूंढना, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं रोज़मर्रा की जो जाकर कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनसे ये निजात दिलाता है हमें सारी समस्याओं से। और हम कह सकते हैं कि छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर होता है ऑनलाइन शिक्षा में। तो ये सारी बात हुई हमारी ऑनलाइन शिक्षा की। अब देखते हैं हमारी ऑफलाइन शिक्षा क्या होती है। इसके अंतर्गत जो होता है कंप्यूटर में एक शिक्षण कार्यक्रम तैयार करके शिक्षक को उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षक इस शिक्षण पाठ्यक्रम को बिना इंटरनेट के छात्रों के कंप्यूटर में उपलब्ध करा देते हैं। जैसे इग्नू और NOIS के शिक्षण नोट होते हैं, जिसे छात्र ऑफलाइन मोड में कंप्यूटर द्वारा अध्ययन करते हैं। यानी कि एक शिक्षक द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया, पाठ्यक्रम तैयार किया गया, और उस पाठ्यक्रम को जो शिक्षक छात्र हैं उसके कंप्यूटर में लोड कर दिया जाएगा, ताकि वो उसको जब मर्जी चाहे खोल के पढ़ सके। उसके लिए उसको फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑफलाइन शिक्षा होती है बिना इंटरनेट के, यानी कि कंप्यूटर में सेव करके रखना, सेव मोड में रखना, ताकि आप उसको बाद में खोल के दोबारा पढ़ सके। इसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन में आपको डायरेक्ट इंटरनेट चलाकर उसके थ्रू जो है आपको पढ़ाई करनी होती है। अब हमारी सरकार द्वारा जो है 3-4 प्रकार की जो है सुविधाएं हमें दी गई हैं विद्यार्थियों को, जो कि नाम से हैं, जिनके नाम है स्वयं है, एक स्वयं प्रभा है, एक मूक्स है MOOC। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये नया टॉपिक है बिल्कुल, और इसके ऊपर इस बार पेपर में चांस है क्वेश्चन आने के। तो पहले हम पढ़ते हैं जो पहली सुविधा है पढ़ने के लिए, वो है स्वयं। और इसका शुभारंभ जो किया है तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी रहे हैं, उन्होंने 9 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया है स्वयं का। इसका नाम स्वयं है। और इसके अंतर्गत क्या है कि शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों तक, कौन कौन से सिद्धांत हैं वो,
एक तो है पहुंच, की सब बच्चों तक पहुंच हो पढ़ाई की, निष्पक्षता यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, और गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य यानी कि गुणवत्ता भी होनी चाहिए शिक्षा में। पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, इन तीन आधारभूत सिद्धांतों के ऊपर ये स्वयं कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी को श्रेष्ठ अधिगम साधन उपलब्ध कराना, यानी कि सब जो है अच्छे से पढ़ाई कर सके। अधिगम माने लर्निंग यानी कि पढ़ना। इसके अंतर्गत जो होता है कौन सी कक्षा से? नवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी तक सभी पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य रहा है स्वयं का। फिर स्वयं में पाठ्यक्रम जो है 4 भागों में होंगे, ये तय किया गया है। पहले तो वीडियो व्याख्यान यानी कि वीडियो के द्वारा जो है लेक्चर देना टीचर के द्वारा। दूसरा, विशेष रूप से तैयार की गई जो अध्ययन सामग्री है, जो कि आप डाउनलोड करके यानी कि सेव मोड में अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपना आप स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। उसमें या तो प्रश्नोत्तरी जो है या तो आपको जो है इंटरनेट के थ्रू आपको नेट चला के आप कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। ये कार्यक्रम पर डिपेंड करता है। फिर शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श भी करा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो स्वयं में पाठ्यक्रम है 4 तरह से जो है बच्चों के सामने पेश होते हैं। उसके बाद है श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। और स्वयं के माध्यम से पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षार्थियों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है। पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम जो पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम 2016 जारी कर चुका है। इसके अंतर्गत जो है जिस प्रकार से बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो अपनी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों को विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड में जो है कह सकते हैं स्टोर कर देता है। तो इसके लिए जो है यूजीसी ने पहले ही जो है एक क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम जारी किया है। कैसे बच्चे अपना जो है मूल्यांकन करके उसका जो बच्चे क्रेडिट लेते हैं यानी कि नंबर लेते हैं जो भी, उसको सेव करना। फिर है स्वयं मानव जो है स्वयं जो सुविधा है, ये स्वयं की बात कर रहे हैं हम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। तो इसमें करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके ऊपर तथ्य आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। फिर यह जो स्वयं है इसमें 2000 पाठ्यक्रम है और 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में ये सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो ये देखा जाए तो स्वयं जो है वो ऑनलाइन मोड भी है, वो ऑफलाइन मोड भी है, दोनों प्रकार से ये प्रयोग होता है। जो 4 पाठ्यक्रम में है उसमें उसके हिसाब से जो है काम करता है। अब अगली जो सुविधा आती है सरकार की तरफ से वो है हमारी स्वयं प्रभा। इसकी शुरुआत भी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 9 जुलाई 2017 को ही स्वयं जो हमने देखी अभी सुविधा, उसी कार्यक्रम के साथ भी स्वयं प्रभा जो है वो लागू की गई है। और आप टाइम पीरियड देख लीजिए, 9 जुलाई 2017 ही दोनों का है। स्वयं प्रभा जो है वो एक डायरेक्ट टू होम यानी कि सीधे आपकी घर सुविधा आपको प्रदान करती है। डायरेक्ट टू होम आपने सुना ही होगा, जो केबल टीवी आप देखते हैं, डायरेक्ट टू होम। फिर कक्षा के व्याख्यान और अनुभव को 32 डिजिटल शैक्षणिक टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सीधे इच्छुक छात्रों को उपलब्ध कराई गई है सुविधा, जो अब HRD मिनिस्ट्री द्वारा यानी कि HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय है उसके द्वारा चलाए जाएंगे। इन चैनलों पर नई शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे प्रसारित होगी, यानी कि डेली का इसमें 4 घंटे का प्रसारण है शैक्षणिक सामग्री पे, जो कि अलग अलग लेवल्स में है। यह योजना जो है कक्षा 10वीं से लेकर, वो जो हमने स्वयं पढ़ी है वो कक्षा 9वीं से है, और ये जो स्वयं प्रभा है ये कक्षा 10वीं से है, और ये IIT तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को कवर करेगी। ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये हमारी स्वयं प्रभा सुविधा के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें चैनलों का विवरण कैसे है? हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए IIT पाल नाम से चैनलों को लाया जा रहा है। IIT पाल नाम का चैनल है जो हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए है, और ये चैनल का नंबर जो है वो 19 से 22 है। उसके बाद वह इनका प्रबंधन जो है वो दिल्ली IIT करेगा, ये सब इसमें निश्चित किया गया है, और कोऑर्डिनेटर इसके होंगे प्रोफेसर रवि सोनी। और फिर 23 से 26 चैनल जो है और 32वां चैनल जो है वो इग्नू द्वारा प्रबंधित है, और इसके कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर उमा कुंजाल। और 27वां और 28वां चैनल जो है वो NIOS द्वारा प्रबंधित है, और कोऑर्डिनेटर इसके हैं प्रोफेसर CB शर्मा। और 29 व 30 नंबर का चैनल QEEE द्वारा प्रबंधित है, और इसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला। तो ये सारे नाम, जब ये लागू की गई सुविधाएं, जब ये इनका अनावरण किया गया राष्ट्रपति द्वारा, तभी ये जो है सबसे पहले जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद आता है MOOCs
ओपन ऑनलाइन कोर्स। जब मूक्स की फुल फॉर्म ये होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC। तो मूक के बारे में अभी भी हम पढ़ते हैं आगे। ये जो मूक है ये असीमित भागीदारी और वेब के माध्यम से खुले उपयोग के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। ये मूक जो है एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। मेन शब्द होते हैं, इसलिए आपको देखना है कि प्रश्न इससे संबंधित आ सकता है। ये जो मूक्स हैं ये दूरस्थ शिक्षा में हाल ही में और व्यापक रूप से शोध किए गए विकास हैं, जिन्हें पहली बार 2006 में शुरू किया गया था और यह 2012 में एक लोकप्रिय विधा के रूप में उभरा। तो ये शुरू कब किया गया था? 2006 में, और 2012 में सबसे ज़्यादा फेमस हो गया है। मूक से पढ़ने वाले किसी खास टॉपिक पर इंटरनेशनल स्तर पर लोगों के विशाल समुदाय से भी जुड़ सकते हैं। तो ये हमें सुविधा प्रदान करता है कि हम इंटरनेशनली भी किसी भी विशाल समुदाय से हम इसमें जुड़ सकते हैं, उनके साथ वार्ता कर सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ टिप्पणी और बहस के जरिए जुड़े रह सकते हैं। अगर किसी जो है संबंधित कोई भी विषय पर परेशानी होती है तो आपस में इसमें बहस भी की जा सकती है किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, या आपस में जो है समुदाय में बातचीत की जा सकती है। फिर मूक्स का उद्देश्य जो है रिसर्च और लर्निंग से जुड़े लोगों को जोड़ना है, ताकि आपस में लोग जो अपने अपने जो भी किसी का एक्सपीरियंस है, जो किसी का अनुभव है, वो आपस में बांट सके और रिसर्च और लर्निंग जो है यानी कि अधिगम जो है अच्छी प्रकार से हो सके। तो मूक का यही काम है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, NAD है। ये एक प्रकार का डिजिटल बैंक है जो कि कहते हैं ना हम, डिजिटल मतलब होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू जो है हम एक अपना सेफ रख सकते हैं। जैसे हम बैंक में अपने पैसों को, अपने गहनों को लॉकर में रखते हैं, इसी प्रकार से ये एक डिजिटल बैंक है जिसका उपयोग जो है शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्रियां जो होती हैं, हमारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स होते हैं, और देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा जो होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमें अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने उनकी फोटोकॉपीज को, जो भी हमें सेव करना है अपने प्रमाण पत्रों को, उसको हम इस जो है एक डिपॉजिटरी, एक बैंक में इसमें रख सकते हैं जिसका नाम NAD है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। इसमें इन प्रमाण पत्रों को खोने का भी डर नहीं होता क्योंकि इसको कोई चुरा नहीं सकता। जब आप उसमें सेव करेंगे अपने प्रमाण पत्र तो आपको अपना एक पासवर्ड वगैरह भी देता है जिससे आप उसको सेफ रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपके कोई प्रमाण पत्रों का गलत उपयोग भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन की समस्या से भी निजात मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग फर्जी डिग्री बनाते हैं उन इससे भी निजात मिलने का एक बहुत बड़ा अच्छा ये हम कह सकते हैं समाधान है। और प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने पड़ते हैं उससे भी इसमें निजात मिलने की संभावना होती है। तो ये जो NAD है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, ये हमारे सर्टिफिकेट्स यानी प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने का काम करता है। फिर आते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी डिजिटल है यानी कि इसमें भी जो है इंटरनेट का प्रयोग है। यह एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसमें क्या है, इसमें यह देश में किसी को भी 70 लाख से ज़्यादा किताबों तक पहुंचने में मदद करती है, यानी कि 70 लाख से भी अधिक किताबें जो हैं इस डिजिटल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई हैं ताकि उसे कोई भी निकाल कर पढ़ सके। इसमें किताबें स्कैन करके अपलोड की गई हैं और यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आप इसको जो है, इसकी एक ऐप है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की, आप उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी पुस्तक चाहिए, जैसे कि अभी मुझसे पूछ रहे थे कि उपन्यास हम कैसे पढ़ें, तो आप जाके इस जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें आप कोई भी उपन्यास अगर सर्च करते हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मुख्य मुख्य हर चीज़ इसमें रखी गई है और संख्या देखिए 70 लाख से ज़्यादा किताबें इसमें सुरक्षित आपको मिल जाएंगी, जहाँ जाकर आप अपनी कोई भी मनपसंद किताब को पढ़ सकते हैं। और बस आपको करना क्या है, इंटरनेट का ही प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो आपको उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबें पढ़ते हैं आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, लेकिन आपको कितनी किताबें, अगर घर में इतनी जगह भी ना हो किताबें रखने की, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का कि आपको घर के में भी कोई स्पेस नहीं चाहिए पुस्तकों के लिए, साथ में आपके पैसों की भी बचत होती है और आप इस पुस्तक को किसी भी समय कहीं भी अपने साथ एक फ़ोन के अंदर जो है कहीं भी लेके पढ़ सकते हैं, वरना आपको पुस्तकें जो हैं ले जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका लाइब्रेरी का बहुत बड़ा फ़ायदा है और लोग काफ़ी इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आज हमने पढ़ी हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धतियाँ, ये बहुत काम कर रही हैं
स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, साथ में ये हमारा राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी भी है। तो इस प्रकार से हमने जो है 5 चीज़ों के बारे में आज अपनी पढ़ाई करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आने की, लगभग 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना इसमें बनती है पेपर 1 में हमारे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बिल्कुल करें और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई परेशानी होती है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।